Hello, friends. Welcome to Developing Success Classes. My name is Rahi Mehta, and जैसा कि आप जानते हैं, I am conducting your current affair lecture series. So, ये current affair lecture series will help you in each and every government exam for which you are preparing. And for today's topic, I have chosen this very important and very hot topic जो आप सबने इसके बारे में सुन ही लिया होगा. इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर आज की डेट में क्या चल रहा है. What is this situation? What is this scenario? What is this crisis which Bangladesh is currently facing? And why Bangladesh matters for us? What is Bangladesh's importance for us? And what can India do to prevent this crisis in Bangladesh? फ्यूचर रेफरेंस क्या होना चाहिए, हमारे कंसर्न्स क्या होना चाहिए, अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध रिलेशंस कैसे थे, इन सब के ऊपर हम इफेक्टिवली डिटेल में आज की डेट में बात करेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनेंगे कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है बांग्लादेश अवामी लीग या सिंपली जिसको हम अवामी लीग भी कहते हैं, उनको बिलोंग करती हैं. एंड रिसेंटली उनके खिलाफ काफी बड़े प्रोटेस्ट जो है वो बांग्लादेश के अंदर ऑर्गेनाइज हुए. रिजल्टेंटली शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़कर शी हैड टू फ्ली दी बांग्लादेश. अभी फिलहाल वो इंडिया के अंदर है, हमारे हिंदन एयर बेस जो गाजियाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, वहां पर रेस्ट हाउस में अकॉर्डिंग टू द करंट न्यूज शी इज करंटली स्टेइंग देयर एंड शी इज प्लानिंग टू मूव इधर टू इंग्लैंड, लंदन और इधर टू बेलारूस. फ्यूचर में क्या होगा, डेवलपमेंट क्या होंगी, देखते हैं. हम इसको टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे. क्या डेवलपमेंट होती है, कैसे सिचुएशन बदलती है बांग्लादेश के अंदर, क्या नई सरकार बनती है, उन सब के ऊपर हम फ्यूचर के अंदर भी अलग अलग वीडियोस के अंदर बात करते रहेंगे. फॉर नाउ वी विल फोकस ऑन अभी तक क्या हो गया है इन सब इश्यूज पर, हम इसको समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग. सो जैसे मैंने अभी आपको बताया दैट शेख हसीना हैज रिजाइंड एज बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर अमिड वायलेंट प्रोटेस्ट डिमांडिंग हर डिपार्चर. The Bangladesh army led by General Waqar uz Zaman has taken control. So, Pradhanmantri Sheikh Hasina, she has fled the country because of the extreme violent protests which were happening in the Bangladesh, and the army chief, the army general whose name is Waqar uz Zaman, he has taken control of the Bangladesh administration for now. And इसके साथ जनरल Waqar uz Zaman announced that the army will establish an internal interim government and urged protesters to return to peace. So, army will form an interim government in Bangladesh. And जो Waqar uz Zaman जो आर्मी के जनरल हैं, उन्होंने अपील की that जितने भी प्रोटेस्टर्स बांग्लादेश के अंदर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सभी शांत हो जाइए, सभी अपने घरों की तरफ लौट जाइए. बट अभी सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में बांग्लादेश के अंदर नहीं आई है. So what is situation? हुआ क्या बांग्लादेश के अंदर? So Bangladesh has faced significant protest over the past month against the job quota system. So what is this job quota system? As we know, in India we also provide reservation or quota to various social economically backward groups. Similarly, Bangladesh has also this system, the same system in which Bangladesh constitution provides quota or reservations to several groups who are socially and economically backward according to the बांग्लादेश हिस्ट्री. एंड इसी के चलते बांग्लादेश के अंदर जो 30% क्वोटा सिस्टम जो गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर दिया, किनको दिया? फॉर फ्रीडम फाइटर्स, देयर चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. उसके अगेंस्ट बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एक स्टूडेंट लेड मास बेस्ड प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर हुआ. वो प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया, इतना वायलेंट, इतना अग्रेसिव हो गया कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करके अपने देश से फरार होना पड़ा. अब ये जॉब कोटा सिस्टम हम जानते हैं कि बांग्लादेश एज ए कंट्री 1971 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया. बिफोर 1971 बांग्लादेश वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान. उस ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलवाने में इंडिया का एक ह्यूज रोल था. इन 1971 इंडिया we went to a war with Pakistan and we liberated the Bangladeshis, the Bangla speaking people of the East Pakistan, and जिसके चलते बांग्लादेश नाम की जो कंट्री थी वो एग्जिस्टेंस में आई. एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने बांग्लादेश की नई सरकार को या बांग्लादेश जैसी जो नई कंट्री जो एग्जिस्टेंस में आई उसको मान्यता देने का काम किया था. साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश की जो कंट्री जो एग्जिस्टेंस में आती है, उस वॉर के दौरान जितने भी बांग्लादेशी वेटरन्स थे जिन्होंने उस वॉर में एज अ फ्रीडम फाइटर पार्टिसिपेट किया था, उनको, उनकी फैमिलीज को, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को क्वोटा प्रदान किया गया. पहले से ही चलता हुआ आ रहा था जिसको और एक्सटेंड कर दिया गया.
एंड टोटल 30% कोटा जो था इनको प्रोवाइड किया गया। इसके विरोध में बांग्लादेश के अंदर ये प्रोटेस्ट हुए, ये मास प्रोटेस्ट हुए जो स्टूडेंट्स ने लीड किए। So these protests are largest since Sheikh Hasina's re-election for her fourth consecutive term in 2008. She was elected in 2008, 2014, 2018, 2024. She has been Prime Minister of the Bangladesh from consecutively last 15 years. And इस पूरे रूल के दौरान शेख हसीना के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट थे वो लगातार कई बार हुए। एक बहुत लार्ज स्केल प्रोटेस्ट बांग्लादेश में 2018 में भी हुआ था, बट समहाउ इट वाज मैनेज्ड एंड बांग्लादेश के अंदर ऐसी एनार्की क्रिएट नहीं हुई थी। बट इन 2024 बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेशन was unable to control this anarchical situation, which led to the fleeing of the Bangladesh Prime Minister. So despite economic growth under the leadership of the Sheikh Hasina, her crackdown on the opposition, media and civil society has led to the widespread unpopularity. Although वो बार बार चुनकर आ रही हैं, लगातार 15 साल से प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी, उनके रूल के दौरान कंपेरेटिवली बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई, बांग्लादेश में जीडीपी की ग्रोथ अच्छी हुई। बांग्लादेश ने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को, एक ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालने का काम भी किया। बांग्लादेश के अंदर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की, जैसे कि अपैरल सेक्टर्स की, गारमेंट सेक्टर्स की या फुटवेयर सेक्टर की ग्रोथ बहुत ह्यूज स्केल के ऊपर हमको देखने को मिली। इनके चलते बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अचीव हुई। स्टिल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ अनपॉपुलैरिटी भी इंक्रीज हो रही थी। व्हाई? बिकॉज शी बैंड सम ऑफ हर ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, शी कंट्रोल्ड द मीडिया। दीज आर ऑल आर स्पेकुलेशंस। मैं ऐसा इल्जाम उनके ऊपर नहीं लगा रहा हूं, जो स्पेकुलेशंस हैं, जो मीडिया के अंदर बात चल रही है, जो न्यूज़पेपर्स के अंदर बात पब्लिश की गई है, आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट। सो हर क्रैकडाउन ऑन दी ओपोजिशन पार्टीज को बैन कर देना, मीडिया को मैनेज करना, मीडिया को गैग करना, सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस को भी बैन करना, उनके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना, दिस लेड टू द वाइड स्प्रेड अनपॉपुलैरिटी ऑफ हर्स इन बांग्लादेश एज वेल, एंड यूथ लेड प्रोटेस्ट हैव बिकम द टिपिंग पॉइंट फॉर हर fleeing from the country for her resignation. So youth has a huge power, youth has a lot of power. We have seen this many times in many countries, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बट यूथ हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ब्रिंग सोशल पॉलिटिकल चेंजेस इन एनी एनवायरनमेंट, इन एनी कंट्री. So each and every country should be cautious and youth should be respected no matter what. Next, रीजंस बिहाइंड शेख हसीनाज एग्जिट, इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखें, सो पीसफुल स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्विंग इनटू ए नेशन वाइड मूवमेंट, ओके वी हैव डिस्कस्ड इट. स्लोइंग डाउन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के गवर्नमेंट के दौरान अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, बट प्री पेंडेमिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया. बांग्लादेश कोविड 2020 के आने से पहले जो इकोनॉमिक ग्रोथ फेस कर रहा था, वो कोविड के जाने के बाद या पेंडेमिक के खत्म हो जाने के बाद अभी तक उस ग्रोथ को वापस अचीव नहीं कर पाया. तो ये स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थी. इट वाज आल्सो अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल इन बांग्लादेश एंड पीपल वर डिमांडिंग a boost up in economic growth, a rise in economic growth, but it was not happening. So धीरे धीरे the anger in the people were rising. It was rising and it resulted in this protest. Next, eroding democratic values, we have discussed it. The banning of the political parties, the banning of the civil society organizations, the controlling of the media by the Sheikh Hasina. It also culminated in her resignation. Next, reliance on hard power to maintain control. Hard power, इसका example क्या है? बांग्लादेश गवर्नमेंट पास्ड डिजिटल प्रोटेक्शन बिल. इस डिजिटल प्रोटेक्शन बिल में बांग्लादेशी पार्लियामेंट पास दिस बिल एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ह्यूज पावर दे दी गई, अनएंडिंग पावर दे दी गई, जिसके चलते कोई भी सोशल मीडिया पर, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई नेगेटिव न्यूज छापता है, कोई नेगेटिव व्यू पॉइंट रखता है, क्रिटिक अगर उनका करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जो पैमाना था, जो प्रावधान थे, वो डिजिटल प्रोटेक्शन बिल के अंदर दिए गए. सो रिलायंस ऑन हार्ड पावर, सत्ता में बने रहने के लिए, पावर में बने रहने के लिए जो इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को नेगेटिवली
रोंगली इस्तेमाल किया गया, ये भी एक कारण बना बांग्लादेश के अंदर इन प्रोटेस्ट को राइज करने का। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री जब इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करती है, जो कोई भी कंट्री कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जब इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करती है, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी के बढ़ने का चांस थोड़ा इंक्रीज होता है। बांग्लादेश के अंदर भी हुआ और कई सारे बैंक स्कैम्स बांग्लादेश के अंदर देखने को मिले। अब लोगों ने बैंक्स के साथ स्कैम किया, लोन डिफॉल्ट किए, किसी ने 1000 करोड़, किसी ने 200 करोड़, किसी ने 800 करोड़, एंड दे फ्लेड द बांग्लादेश। कोई मोनाको चला गया, कोई लंदन चला गया, अलग अलग जगह पर उन्होंने जगह पर जाए कंट्रीज में जाकर पनाह ले ली। अब बांग्लादेश के बैंक्स को तो उससे बहुत नेगेटिव नुकसान हुआ, बांग्लादेश के बैंक्स जो थे वो क्राइसिस में चले गए, बट वो लोग तो पैसा लेकर बांग्लादेश को फ्ली कर जाते हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो हुई बांग्लादेश के अंदर, जो लोअर इनकम और अपर इनकम इनके बीच का जो गैप था वो भी इंक्रीज कर गया, जिसके चलते इनइक्वालिटी भी इंक्रीज कर दी। खैर, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, हम इंडिया में भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है फर्दर। तो इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एक कारण बना, ये रीजन बना बांग्लादेश के अंदर ये प्रोटेस्ट होने का। नेक्स्ट, एक बार हम थोड़ा नजर डाल लें कि बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट की जो बाउंड्री है वो लगती है। फर्स्ट, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लगती है, मेघालय की बाउंड्री लगती है, आसाम की बाउंड्री लगती है, मिजोरम की बाउंड्री लगती है, त्रिपुरा की बाउंड्री लगती है। सो ओवरऑल बांग्लादेश के साथ हमारे 5 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। बांग्लादेश के साथ लगभग इंडिया की 4096 किलोमीटर लेंथ की बॉर्डर है। बांग्लादेश एंड इंडिया शेयर्ड लैंड बॉर्डर एज वेल एज मैरीटाइम बॉर्डर, एंड पूरे साउथ एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज के साथ इंडिया की बाउंड्री लगती है, बांग्लादेश के साथ जो लेंथ है उन बाउंड्रीज की वो सबसे मैक्सिमम है। बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल पार्टनर ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट, प्रोस्पेरिटी ऑफ द इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। शेख हसीना के दौरान इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुई, क्या प्रोस्पेरिटी हुई, एक बार उस पर नजर डालते हैं। फर्स्ट, इरेडिकेशन ऑफ एंटी इंडिया टेरर ग्रुप, जैसे कि जमात ए इस्लाम एक टेरर ग्रुप जो बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट कर रहा था। इस टेरर ग्रुप के ऊपर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने कड़ी रोक लगाई, इसको बैन किया, जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर करने का काम करता था, एंटी इंडिया जो व्यूज थे बांग्लादेश के अंदर स्प्रेड करने का काम करता था। तो एक तो ये अचीवमेंट थी। इसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड में इजाफा हुआ। इंडिया और बांग्लादेश में शेख हसीना के रूल के दौरान, अभी जब वो छोड़कर गई हैं, तो लगभग 13 बिलियन डॉलर की ट्रेड जो है वो पिछले साल भारत और बांग्लादेश के अंदर हुई, इज अ ह्यूज अमाउंट, एंड बांग्लादेश बिकेम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशियन रीजन। एंड बांग्लादेश और इंडिया ने ही साफ्टा, जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो सार्क के तहत साइन किया गया था, उसको जिंदा रखने का काम किया है, क्योंकि इतनी ह्यूज ट्रेड और किसी भी साउथ एशियन नेशंस के बीच में नहीं है। इंडिया एंड बांग्लादेश हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ bilateral trade in South Asian region, which stands at $13 billion in last year. Next, increased connectivity project. अब हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए बांग्लादेश के थ्रू हमने रेलवे लाइन, हमने इनलैंड वाटरवे लाइन, हमने बांग्लादेश के पोर्ट्स, इन सब का इस्तेमाल किया, जिसके चलते इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अच्छी कनेक्टिविटी क्रिएट होने के चलते इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू बांग्लादेश एक्सेसिबल हो गया, विच इज ए ह्यूज कह लीजिए अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट, डिस्कशन ऑन एफटीए। क्योंकि हमारे साथ बांग्लादेश और हमारे बीच में ट्रेड अच्छी है, तो इंडिया और बांग्लादेश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी बात कर रहे थे। इसके ऊपर भी कई सारी मुलाकात, कई सारी मीटिंग्स जो थी वो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में हो चुकी थी। इसको कंक्लूड करने की अभी डेट फाइनल नहीं की गई थी, बट स्टिल इन फ्यूचर में इट इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाता। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 के अंदर ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था भारत और बांग्लादेश का, जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री थी इंडिया और बांग्लादेश की, उसको हमने रिजोल्व कर लिया। इंडिया ने बांग्लादेश को, जो उनके एनक्लेव्स थे, जो बांग्लादेश के एनक्लेव्स इंडिया के अंदर थे, वो भारत के अंदर सम्मिलित हो गए, और बांग्लादेश के जो एनक्लेव्स इंडिया के पास थे वो इंडिया में सम्मिलित हो गए, जिसके चलते इन दोनों के बीच में जो लैंड
को लेकर डिस्प्यूट था, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया गया उसने इस सारे डिस्प्यूट को रिजोल्व कर दिया, जिसके चलते दोनों देशों के बीच में संबंध जो थे वो और अच्छे हुए। इसके साथ साथ एनर्जी कोऑपरेशन, इंडिया बांग्लादेश को हर साल लगभग 2000 मेगावाट बिजली जो है वो आज की डेट में सप्लाई कर रहा है, तो हम दोनों के बीच में एनर्जी कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी जो है वो डेवलप हो रही है। इस इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के चलते बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एनर्जी कोऑपरेशन और भी डेवलप होगा। इसके साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन, हम बोंगो सागर नाम की एक एक्सरसाइज करते हैं बांग्लादेश के साथ, एक संप्रीति नाम की एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ करते हैं, सो डिफेंस कोऑपरेशन भी है। टूरिज्म सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो भारत के अंदर घूमने आते हैं। पिछले साल जितने भी वेस्ट यूरोप से इंडिया के अंदर टूरिस्ट आए, अकेले इतने टूरिस्ट तो भारत के अंदर बांग्लादेश से आए। सो इस टूरिज्म सेक्टर के अंदर भी दोनों कंट्रीज के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कोऑपरेशन, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जितने भी मेडिकल टूरिस्ट भारत के अंदर आते हैं, 35% मेडिकल टूरिस्ट जो है वो बांग्लादेश से ही आते हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड इट इज अ वेरी प्रोस्परस सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो ये सब कुछ प्रोस्पेरिटी जो थी वो शेख हसीना के रूल के दौरान अचीव हुई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया बाइलेटरल ट्रेड, पहले ये $9 बिलियन था, अब ये बढ़कर $13 बिलियन हो गया। पावर के सेक्टर के अंदर, टूरिज्म के सेक्टर के अंदर, इन सभी सेक्टर्स में बांग्लादेश और इंडिया के बीच के जो रिश्ते थे वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुए। इसके साथ साथ अभी इश्यूज कौन कौन से पेंडिंग थे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जिनके ऊपर अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ था। पहला, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। इंडिया और बांग्लादेश आपस में 54 रिवर्स शेयर करते हैं, जिसमें सिर्फ 2 रिवर्स, गंगा एंड कुशियारा रिवर, गंगा एंड कुशियारा रिवर, सिर्फ इन 2 रिवर्स को ही किस प्रकार से इसके पानी को बांटा जाएगा उसको लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी साइन हो रखी है। बाकी 52 रिवर्स के बीच को के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई भी ट्रीटी साइन नहीं है। और सबसे मेजर डिस्प्यूट जो रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर है वो है तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, जिसके ऊपर इंडिया और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रिफ्यूजल है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि तीस्ता के वाटर को 50-50 इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बांटा जाए। बांग्लादेश इस चीज पर एग्री नहीं करता है, जिसको लेकर अभी तक तीस्ता शेयरिंग एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। इसके साथ साथ बॉर्डर किलिंग्स, डिले इन एड कमिटमेंट्स, इंडिया एड प्रोमिस तो कर देता है पर देने में डिले है, इट इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके साथ साथ जो इंडिया प्लान कर रहा है दैट इन फ्यूचर वी विल क्रिएट अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि बांग्लादेश से इलीगली आए हुए जो इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस बांग्लादेश में भेजने का काम करेगा, या उसकी तरफ एक पहला कदम होगा। इट इज ऑल्सो एन इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रोहिंग्या के मैटर को लेकर भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दोनों ही ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज के पास ही बहुत भारी मात्रा में रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो है वो रह रहे हैं, जिसके चलते दोनों कंट्रीज इस मुद्दे को लेकर अभी तक आपस में कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए हैं कि रोहिंग्यास को कैसे वापस म्यांमार में भेजा जाए। इंडिया से पहले भेजा जाए, बांग्लादेश से भेजा जाए, इंडिया से रोहिंग्यास को बांग्लादेश में भेजा जाए और फिर म्यांमार में भेजा जाए, इसको लेकर अभी तक कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो ये सभी इश्यूज जो है वो अभी पेंडिंग है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बट जैसे कि शेख हसीना, जिनके दौरान हमारे रिश्ते बांग्लादेश से बहुत अच्छे हुए, अब क्योंकि वो चली गई हैं तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। सो व्हाट चैलेंजेस डज द एग्जिट ऑफ शेख हसीना क्रिएटेड? फर्स्ट, रीसरफेसिंग ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस। शेख हसीना के रूल के दौरान ये सिक्योरिटी चैलेंजेस जो थे ये कम हुए थे, बॉर्डर्स हमारी सिक्योर हुई थी, हमारी सेफ हुई थी, और बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया स्टांस रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर स्ट्राइक डाउन किया गया था। बट नाउ ये सिक्योरिटी चैलेंज दोबारा इंक्रीज करने के खतरे को हम फेस कर रहे हैं। अगला, थ्रेट टू इंडियाज कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कई सारे रेल रूट्स, रोड रूट्स, इसके साथ साथ इनलैंड वाटरवेज या पोर्ट्स बांग्लादेश के द्वारा हमको दिए गए थे, जिसके थ्रू हमने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया। अब ये जो नई सरकार बांग्लादेश के अंदर आएगी, क्या ये इन सभी एग्रीमेंट्स को जिंदा रखेगी, इनको मॉडिफाई करेगी, इनको बंद करेगी? इट इज अ चैलेंज जिसको हम फ्यूचर में देख पाएंगे। इसके साथ साथ बाइलेटरल ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है, ये और डिले हो सकता है। इसके साथ साथ डेट्रोरिएशन ऑफ पीपल टू पीपल टाइज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि अब
चाइना के पास एंड पाकिस्तान के पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करने की, जिसके चलते एंटी इंडिया स्टांस बांग्लादेश में और इंक्रीज हो सकता है। इट विल क्रिएट अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, जो हम फ्यूचर में ही देख पाएंगे कि इसके ऊपर क्या फैसला होगा, कैसे रिलेशंस डेवलप करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक रहते हैं वो लगातार मॉडिफाई डेवलप होते रहते हैं, उन पर प्रोग्रेस चलता रहता है। आज का इंटरनेशनल अफेयर का करंट अफेयर अगले दिन ही पुराना हो सकता है। तो इसलिए इस टॉपिक पर और अगर फ्यूचर में डेवलपमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके साथ अगर किसी और टॉपिक के ऊपर भी आप चाहते हैं कि हम वीडियो क्रिएट करें तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में इंडिया और बांग्लादेश के इशू को डिस्कस किया। अभी भी बहुत सारे पहलू जो है वो इसके एक वीडियो के अंदर कवर करने थोड़े मुश्किल हैं। फ्यूचर में जब जैसे डेवलपमेंट होगी हम इसके ऊपर और वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें, अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद, बाय बाय।